हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सीख लिया था, हेलो एल्केन्स का, हेलो अरीन्स का, और साथ ही हमने प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अरीन्स भी देखे थे। चलिए एक बार हम अब तक के कंटेंट्स देख लेते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमने लेक्चर लिया था, इसमें हमने देखा था कि क्लासिफिकेशंस, फिर नोमेनक्लेचर का। सेकंड में हमने नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा था। थर्ड के अंदर अपन ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था। और आज लेक्चर 4 है हमारा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। सारे रिएक्शंस को इसमें कवर नहीं कर पाएंगे हम, तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी फर्स्ट रिएक्शन है, फिर आगे के लेक्चर 5 में हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आएंगे। तो जो आज की रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे नीट में पहले आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे ये जो हेलो एल्केन्स हैं, ये हेलो एल्केन्स बेसिकली 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं। अभी हम उनको कैटेगराइज भी करेंगे कि कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो एक रिएक्शन है SN1 और दूसरा रिएक्शन है SN2। आपने बहुत ही नाम सुना होगा इन रिएक्शंस का, SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस, उसको भी क्लासिफाई करते हैं बहुत जगह पे E1 एंड E2 कह के, बट NCERT ने इतना क्लासिफिकेशन एलिमिनेशन रिएक्शंस में नहीं किया है, तो हम भी इतना ज़्यादा डिटेल में एलिमिनेशंस में नहीं जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरह से हम यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस को रखेंगे, जो कि सीधे सीधे एग्जाम पर्सपेक्टिव में काम आते हैं और जो कि NCERT में भी गिवन है, तो बोर्ड्स नीट दोनों में ही अपना काम हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन रिएक्शंस विथ मेटल्स है। कुछ मेटल्स के रिएक्शन अपन ने पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि हमने पहले वुड्स रिएक्शन सीखा है, अगर आपको याद हो तो। एल्केन्स की प्रिपरेशन में आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा, तो इन रिएक्शंस और एक आध और मेटल के साथ भी हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। तो ये सब तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, सेकंड एंड थर्ड रिएक्शन को। आज का हमारा जो टॉपिक है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन से हम क्या समझते हैं? सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि कोई ग्रुप किसी को रिप्लेस करना इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट करना। किसी की जगह पे कोई और आ गया है, उसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूट, या हम उसी को यहाँ पे रिप्लेसमेंट कह रहे हैं, जैसे सब्सटीट्यूट कह रहे हैं, तो उसे हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप्स रिप्लेस करते हैं दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। और क्योंकि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए इन रिएक्शंस का नाम ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। क्योंकि जो ग्रुप रिप्लेस करने को आ रहा है, जो रिएजेंट आ रहा है रिएक्शन करने को, वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। इन दोनों रिएक्शन को अगर हम समझें, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन को, जैसे मानो कि ये कोई RCH2CH एंड X है, कोई हैलाइड है, तो इस हैलाइड के साथ X कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके साथ 2 तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल इस X की जगह पे X को रिप्लेस कर दे और खुद उसकी जगह पे सेटल हो जाए, कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ था, या कोई हैलोजन लगा हुआ था, और उस X की जगह पे अभी कौन जुड़ गया है? अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। या फिर हम यहीं पे कुछ तरह के स्पेशल न्यूक्लियोफाइल्स जो कि बेस भी होते हैं, उनके साथ अगर हम रिएक्शन करें तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का X, H एंड X, ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये बचता है CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इस सबस्ट्रेट को देखो, यहाँ पे सबस्ट्रेट में X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है, इसलिए इस रिएक्शन को सब्सटीट्यूशन कहते हैं। और ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो गई सब्सटीट्यूशन। और इस नीचे वाले रिएक्शन को अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हाइड्रोजन और X दोनों का लॉस हो चुका है, दोनों इस सबस्ट्रेट से गायब हैं आगे, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस हैं मेजरली यहाँ पे, सब्सटीट्यूशंस एंड एलिमिनेशंस। तो अब अपन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है।
इस रिएक्शन से समझते हैं। बेंजाइल ब्रोमाइड है, PHCH2Br है, इसके साथ हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया है। न्यूक्लियोफाइल्स जनरली कैसे होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे। ये बात ठीक है? न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, या फिर लोन पेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि NH3 है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं सिंपल आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के बस एग्जाम्पल्स बताऊं, तो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं, सबसे आसान तरीका और जो सबसे कॉमन वैरायटी जो न्यूक्लियोफाइल्स की मिलेगी, वो मिलेगी आपको विथ लोन पेयर्स। जैसे कि मिलेगा OH माइनस, OH माइनस मिलेगा, SH माइनस मिलेगा, या फिर CH3O माइनस मिलेगा, या फिर CH3S माइनस मिलेगा, या कोई और एल्काइल के साथ PHO माइनस फिनॉक्साइड आयन, PHS माइनस, CN माइनस, N3 माइनस। इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हमें यहाँ पे, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट करते हैं। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज जैसे कि NH3 है, या फिर इथाइलामाइन है, RNH2 है, कोई एल्काइलामाइन है, या फिर H2O ही है। तो इस तरह के जो स्पीसीज हैं, दे आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स इस हैलोजन को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि CBr जो बॉन्ड है या CI बॉन्ड है, दे आर वीक बॉन्ड्स। इन वीक बॉन्ड की जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो रिएक्शंस फेवरेबल हैं। इस रिएक्शन में अगर हम देखें, SH माइनस इस Br को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे जुड़ गया है, तो सब्सटीट्यूशन तो है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि Br ने किसको रिप्लेस कर, SH माइनस ने किसको रिप्लेस कर दिया है? Br को रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे खुद ही जुड़ गया है, तो सब्सटीट्यूशन तो है। अब हम ये देखते हैं कि ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस किस तरीकों से यहाँ पे हो सकती है। तो दो डिफरेंट पॉसिबल मैकेनिज्म है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। इसको अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझें, तो एक सब्सटीट्यूशन कराना है। जैसे मानो कि हमारे पास एक चेयर है जिस पे कि एक आदमी बैठा हुआ है ऑलरेडी, और किसी दूसरे इंसान को उस पर बैठना है। तो अगर हम यहाँ पे समझें सिनेरियो को, उस एक चेयर है, एक ही इंसान बैठ सकता है। अपने पास दो पॉसिबल तरीके हैं यहाँ पे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि वो इंसान खुद ही वहाँ से उठ जाए उस चेयर से, और वो जो दूसरा इंसान आने वाला है वो आके उस पर बैठ जाए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर वो नहीं उठ रहा है, तो ये जो इंसान बैठने वाला है, ये इधर से धक्का देके और फिर उस चेयर पे बैठ जा रहा है। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पे, और इस जगह पे भी सब्सटीट्यूशंस के केस में भी यही दो तरीके यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। क्या क्या तरीके हैं? जो दो मैकेनिज्म है, उसमें जो पहला मैकेनिज्म है, उसमें या तो ये लिविंग ग्रुप पहले ही डिपार्ट कर दे, जैसे हमने बताया कि जो चेयर पे बैठा है वो खुद ही वहाँ से बाहर निकल जाए, और उसके बाद दूसरा ग्रुप आके उस पर, दूसरा जो इंसान बैठने वाला है वो आके उस पर बैठे। Either the living group departs first, either the living group goes first, and the nucleophile comes in later, and the nucleophile comes in later। तो ये पहला सिनेरियो था कि जो लिविंग ग्रुप है, जो उठ के जाने वाला है उस चेयर से, वो पहले ही चला जाए और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आए, और both events happen at the same time, or both events occur at the same time। कौन से दो इवेंट्स? एक तो लिविंग ग्रुप, मैंने बताया कि या तो वो धक्का देके ही बैठ जाए, तो धक्का देके जो बैठने वाला इवेंट है, जैसे जैसे वो धक्का देते जा रहा है, वो दूसरा इंसान इधर से गिरता जा रहा है, तो वो दूसरा वे है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होने का। तो दो मैकेनिज्म पॉसिबल है, आइदर द लिविंग ग्रुप गोज फर्स्ट एंड द न्यूक्लियोफाइल कम्स इन लैटर, और बोथ इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम। दोनों इवेंट्स को, दोनों मैकेनिज्म को हम और ज़्यादा डिटेल में अगर एनालाइज करें, तो जैसे अगर हम फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में सोचें, तो ये जो PHCH2Br है,
हमने देखा कि सबसे पहले ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से बाहर निकल जाए, मतलब ये जो बी आर है ये बी आर यहाँ से बाहर निकल जाए। तो बी आर अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो ये बी आर माइनस बन के बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा पी एच सी एच टू प्लस। ये 2 स्टेप में हो रहा है ना। ये रिएक्शन का स्टेप 1 है जहाँ पे कि बी आर माइनस इस रिएक्शन से बाहर निकल गया है। दिस इज स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन। एंड द लिविंग ग्रुप कम्स इन लेटर। अब एंड द न्यूक्लियोफाइल कम्स इन लेटर। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल एस एच माइनस है। अब क्योंकि ये जो यहाँ पे कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज्ड बन चुका है सी एच टू प्लस, अब एस एच माइनस जो है वो इसके साथ इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये बन जाएगा पी एच सी एच टू एंड इसके साथ जुड़ गया एस एच। तो ये मैकेनिज्म है जिसमें कि उस ग्रुप में बी आर की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया? एस एच रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के अंदर। इन 2 स्टेप्स के अंदर अगर आप सोचो कि कौन सा स्टेप स्लो होगा। क्यों स्लो पूछ रहा हूँ मैं? क्योंकि जो स्लो स्टेप्स होते हैं वही रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। द स्लो स्टेप्स आर द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो बताते हैं कि रिएक्शन की रेट क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है यहाँ पे, ये जो स्लोएस्ट स्टेप है, इसे क्यों स्लोएस्ट कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि काफ़ी अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। दिस इज अ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली एक चैलेंज रहेगा क्योंकि कार्बोकैटायंस अनस्टेबल होते हैं एंड देयरफॉर ये जो स्टेप है दिस इज अ स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर इस रिएक्शन के में जो RDS है उसके बारे में अगर हम सोचें तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये है यूनिमॉलिक्यूलर। RDS इज यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट्री स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ऐसे रिएक्शन, ऐसे स्टेप्स को हम यूनिमॉलिक्यूलर स्टेप्स कहते हैं। अगर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट रहते तो फिर हम उसे बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। RDS यूनिमॉलिक्यूलर है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। SN1, S का मतलब क्या है? यहाँ पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। N stands for nucleophilic, and 1 is for unimolecular. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर इज SN1। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें कि लिविंग ग्रुप पहले हट रहा है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर, इस वाले मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इसे हम SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। यही अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरे मैकेनिज्म की बात करें, तो दूसरे मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जैसे जैसे उस पर अटैक कर रहा है वैसे वैसे वहाँ से लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्ट करता जा रहा है। हमने लिखा कि बोथ स्टेप्स अकर एट सेम टाइम। तो दोनों स्टेप्स जब सेम टाइम पे होंगे, जैसे कि पीएच है, CH2 है और यहाँ पे Br लगा हुआ है, अब SH माइनस जो है, SH माइनस इसके बैक साइड अटैक करता है, Br यहाँ से सेम टाइम पे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है और इससे ये बन गया PH CH2 और यहाँ पे लग गया SH। और क्या बाहर निकल गया? इससे Br माइनस बाहर निकल गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है ना। सिंगल स्टेप है, इसके पहले वाले 2 स्टेप में हो रहा था और यही यहाँ पे स्लो स्टेप है या फिर यही यहाँ पे RDS है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसके बारे में अगर हम सोचें तो दिस RDS इज बाईमॉलिक्यूलर।
आरडीएस बाइमोलिकुलर है। कैसे बाइमोलिकुलर है? क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है इस एलिमेंट्री स्टेप के अंदर। एंड देयरफॉर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। SN2 का मतलब क्या है? SN2 का मतलब है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। जैसे सब्सटीट्यूशन, इसको तो अभी हमने लिखा था कि इसे सब्सटीट्यूशन को डिनोट करता है, दिस डिनोट्स न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 इज फॉर बाइमोलिकुलर। तो ये दो रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। एक SN1 रिएक्शन होती है जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल पहले डिपार्ट करता है और उसके बाद फिर लिविंग ग्रुप अटैक करता है, लिविंग ग्रुप पहले डिपार्ट करता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और SN2 के अंदर जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाता है, वैसे वैसे वहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता जाता है। रेट लिख सकते हो दोनों जगह पे। अगर इस रिएक्शन के अंदर हम रेट को लिखते हैं SN1 के अंदर, क्योंकि RDS वही है, तो यहाँ पे अगर हम रेट लिखें तो रेट इज इक्वल टू K1 टाइम्स दिस PHCH2Br की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। वही अगर दूसरी जगह पे देखें तो यहाँ पे जो रेट है, दिस रेट इज इक्वल टू K इंटू, एक तो ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है PHCH2Br, और साथ ही ये डिपेंड कर रहा है न्यूक्लियोफाइल पे भी। SH माइनस जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर भी समझ सकते हो, जो SN1 रिएक्शन थी वो SN1 रिएक्शन की ऑर्डर अगर देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर 1 आ रहा है यहाँ पे, एक ही पावर इसकी 1 है। और अगर यहाँ पे देखो तो पावर 1 एंड 1, 1 + 1 दिस इज 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, SN2 रिएक्शंस को थोड़े और डिटेल में समझते हैं हम। इसके बाद फिर हम SN1 रिएक्शंस को थोड़े डिटेल में समझेंगे और फिर हम कंपैरिजन देखेंगे। SN2 के बारे में हमने देखा कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था। देखो वापस एक बार, SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर रहा था, एट द सेम टाइम जो लिविंग ग्रुप था वो यहाँ से डिपार्ट कर रहा था। अगर हम एक जनरल रिएक्शन देखें, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इधर बैक साइड से। अगर SN2 की डिपेंडेंसी देखें सबसे पहले कि SN2 कौन कौन से किस पे डिपेंड करता है, तो इस रेट से आप समझ सकते हो कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 डिपेंड्स ऑन, एक तो इस कार्बन स्केलेटन पे डिपेंड कर रहा है कि कार्बन स्केलेटन कैसा है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे Br है, कहीं पे Cl हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो, SH माइनस है, OH माइनस है या कुछ और है। एंड अलोंग विथ यूजुअल फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स जो कि सारे रिएक्शंस में ही रहते हैं, लाइक सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट और टेम्परेचर तो सारे रिएक्शंस में प्रेजेंट रहते हैं, उनका जो रोल होता है वो तो सारे रिएक्शंस में रहता ही है। लेकिन यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्बन स्केलेटन पे डिपेंड कर रहा है, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स पे डिपेंड कर रहा है, अलॉन्ग विथ सॉल्वेंट्स एंड टेम्परेचर। SN2 की डिटेल में अगर हम देखें तो कार्बन स्केलेटन पे जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है? कार्बन स्केलेटन जैसे मानो कि ये कोई हेलाइड है, CX बॉन्ड है, इस पे मानो ये R1 है, R1 है और R2 जुड़ा हुआ है और एक R3 जुड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे, वो न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड अटैक करता है, क्योंकि यहाँ से X को डिपार्ट करना है। तो X को डिपार्ट करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके बैक साइड अटैक करता है। ये हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड
इन SN2 रिएक्शन, और ये X यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा एट द सेम टाइम। अगर यहाँ पे आप ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहो तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अब ये जो तीनों ग्रुप्स हैं R1 और R2 और R3, ये धीरे धीरे उस तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो फिर इधर से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये तीनों उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा हमारा, उस ट्रांजिशन स्टेट में ये R1, R2 और R3 जो है वो अभी प्लेन पे आए हैं, ये लगभग प्लेनर हो गए हैं। इधर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जा रहा है वैसे वैसे इधर से X जो है वो डिपार्ट करता जा रहा है। नेगेटिव चार्ज शेयर हो रही है, नेगेटिव चार्ज अब ये भी कैरी कर रहा है क्योंकि X उधर से निकलता जा रहा है। एंड फाइनली क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से पूरा जुड़ जाएगा, और जब न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ जाएगा तो फिर ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, ये तीनों ग्रुप्स R1, R2 और R3 जो हैं वो दूसरी तरफ चलेगा, ये X माइनस बन गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर सोचो तो ये जो सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट हो गई है इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो इन्वर्जन है, मतलब ये नोटिसेबल तब रहेगी जब यहाँ पे R1, R2, R3 अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, क्योंकि उनके में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के बाद ही वो इन्वर्जन हम बता सकते हैं। उस पर हम आते हैं अभी। यहाँ से अगर हम रिएक्शन को नोटिस करें, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड अटैक कर रहा है। अब बैक साइड अटैक कर रहा है और इधर R1, R2, R3 प्रेजेंट है। आपके मन में ये थॉट आ रहा होगा कि अगर ये R1, R2, R3 प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो क्या ये रिपेल नहीं करेंगे न्यूक्लियोफाइल को? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जब अटैक करने जा रहा है, तो अगर ये एल्काइल ग्रुप्स का साइज ज़्यादा रहता है या फिर यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं अदर देन हाइड्रोजन, तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे रिपल्शंस ज़्यादा होते हैं और फिर जो रिएक्शन की रेट है वो स्लो हो जाती है। जैसे अगर आप रिएक्शन को सोचो तो रिएक्शन सबसे फास्ट किस केस में होगी? जब यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे। जैसे हमने यहाँ पे मानो कि कोई हैलाइड ले लिया, Br ले लिया है, और इधर हमने तीनों हाइड्रोजन रख दिया है, तो इस केस में जो रिएक्शन है वो सबसे फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान रहेगा। लेकिन वही अगर हमने एक हाइड्रोजन की जगह पे, देखो इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने CH3 लगा दिया है, तो CH3 लगाने के बाद जो अटैक है वो ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि CH3 एक बड़ा ग्रुप है। अगर एक और हाइड्रोजन की जगह पे एक और CH3 लगा दें तो ऐसे केस में अब अटैक करना पीछे से और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर एक और CH3 ग्रुप लगा देते हैं तीनों की जगह पे, फिर तो यहाँ पे अटैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सभी में हम न्यूक्लियोफाइल्स को बैक साइड अटैक के बारे में सोच रहे हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें भी बैक साइड अटैक कर रहा है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है, और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है। ये चार अलग अलग सिनेरियोज हम देख रहे हैं यहाँ पे। इन चारों के कंपैरिजन में अगर सोचे, जैसे यहाँ पे अब देखो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना है बैक साइड, और इस Br को यहाँ से डिपार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है, बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं। हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो क्योंकि स्मॉल साइज़ है, और इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो आसानी से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो CH3 है, CH3 की साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा इधर से अटैक करना। वही अगर थर्ड केस को देखो तो थर्ड केस के अंदर यहाँ पे
यहाँ पे तो एक बल्कि ग्रुप है ही, एक बल्कि ग्रुप इधर भी प्रेजेंट है, वो सी एक हाइड्रोजन तो उधर पीछे है फिर। तो ये दो दो बल्कि ग्रुप्स जब प्रेजेंट रहेंगे तो फिर ऐसे केस में जो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने को आ रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। जो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करने आ रहा है, बैक साइड अटैक जो कर रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल अब CH3 बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इधर और भी डिफिकल्टी से अटैक करेगा। और वही जो थर्ड केस है, अगर इस थर्ड केस में आप सोचो तो यहाँ पे भी CH3 है एक बड़ा सा ग्रुप, इधर भी CH3 है पीछे भी, और इधर आगे भी CH3 लगा हुआ है बड़ा सा ग्रुप। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐसे केस में अटैक करने जो जाएगा, उसको ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी तो होगी। एक CH3 बाहर है और एक CH3 अंदर है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, है ना। इन सारे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है। जो भी रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे वो सब टेट्राहेड्रल कार्बन पे ही देखेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल को इधर बैक साइड अटैक करना है, लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ये जो CH3 है, इस CH3 की साइज़ बहुत ज़्यादा है, इस CH3 की साइज़ ज़्यादा है, इस CH3 की साइज़ ज़्यादा है। ये तीनों ग्रुप्स ने यहाँ पे इतना ज़्यादा रिपल्शन कर दिया है, इस रिपल्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बीच में अटैक करना इसको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप रेट के बारे में सोचो कि किस केस में रिएक्शन सबसे आसान होगी, तो यहाँ पे जो तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पे रिएक्शन सबसे आसान होगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो जो रेट होगी यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, यहाँ पे और डिफिकल्टी होगी, यहाँ पे और भी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर आप सिंपल इनके नाम देखो, दिस इज मिथाइल हेलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड है, ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये 2 डिग्री हेलाइड है। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री ध्यान नहीं है तो आप लेक्चर 1 को एक बार वापस रेफर करो, जहाँ पे कि हमने क्लासिफिकेशन सीखा था। क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री वाला कार्बन है, ये दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसे 2 डिग्री हेलाइड कहते हैं। ये 3 डिग्री हेलाइड है। तो अगर रेट के बारे में सोचो तो जो 3 डिग्री हेलाइड है वो सबसे स्लो रिएक्शन कर रहा है, उससे फास्ट रिएक्शन कर रहा है 2 डिग्री हेलाइड, देन 1 डिग्री हेलाइड, देन मिथाइल हेलाइड। तो इधर जब जाएंगे तो जो रेट ऑफ SN2 है, रेट ऑफ SN2 ये इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल है। जो 3 डिग्री हेलाइड्स है उसके केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे ज़्यादा है। जो बैक साइड अटैक हो रही है, बैक साइड अटैक में जो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है वो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में आएगा, 3 डिग्री के केस में आएगा। तो इसको हम जनरलाइज भी कर देते हैं कि जो 3 डिग्री हेलाइड्स हैं, अगर हम रेट ऑफ SN2 की बात करें तो जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शंस होती हैं वो 3 डिग्री हेलाइड के केस में सबसे स्लो होती हैं, MEX में सबसे फास्ट होंगी, देन 1 डिग्री हेलाइड, देन 2 डिग्री हेलाइड, देन 3 डिग्री हेलाइड। मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस ही रहते हैं कि भाई ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है, कौन सा इसमें से SN2 रिएक्शन करेगा, कौन सा SN1 रिएक्शन करेगा। और जो SN2 रिएक्शन होगा उस SN2 के अंदर कैसी रेट होगी रिएक्शन की, मतलब कि वो रिएक्शन की रेट कैसी है, मतलब कौन सा इसमें से फास्ट SN2 कर रहा है, कौन सा इसमें स्लो SN2 कर रहा है, तो वो हमें अरेंज करने को रहता है। जैसे मानो कि सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल ले, CH3 है, CH2 है एंड CH2Cl है, ये एक कंपाउंड है, और ये एक दूसरा कंपाउंड है CH3 है, CHCl है एंड CH3 है। इन दोनों में अगर हम रेट ऑफ SN2 को सोचें कि कौन सा इन दोनों में से हैलाइड क्लोराइड फास्टर SN2 रिएक्शन करेगा, तो आपको यही देखना है कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ये जो कार्बन है इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एंड देयरफॉर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी स्लो हो जाएगी। और नहीं तो बहुत ही सिंपल है कि आप ये याद रखो कि 1 डिग्री के अंदर
जो रिएक्शन होती है वो जनरली फास्टर होती है देन 2 डिग्री हैलाइड्स, एंड देयरफॉर ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड फास्टर रिएक्शन करेगा इन SN2 रिएक्शंस। 1 डिग्री जो हैलाइड है वो फास्टर रिएक्शन करता है देन 2 डिग्री हैलाइड। तो इस तरह के कंपैरिजन बहुत जगह पे सिंपल कंपैरिजन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है, ये एक क्लोराइड है, ये एक दूसरा क्लोराइड है और ये एक तीसरा क्लोराइड है, इन तीनों में से बताओ कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा। ये लेट से A है, ये B है और ये C है। अगर SN2 के बारे में सोचो तो अगेन आप देख सकते हो कि ये जो A है ये 1 डिग्री क्लोराइड है, ये 1 डिग्री क्लोराइड है, ये 2 डिग्री क्लोराइड है और ये 3 डिग्री क्लोराइड है। तो 1 डिग्री क्लोराइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेंगे, देन 2 डिग्री क्लोराइड, देन 3 डिग्री क्लोराइड। तो A यहाँ पे सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन B, देन C। तो ये सिंपल सा काम हम कर सकते हैं। देन अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे क्या हो रही है, जिस कार्बन पे अटैक होता है उस कार्बन पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। हमने देखा कि रिएक्शन में जब ये अटैक कर रहा है तो ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये पीछे चले जा रहे हैं, और जिस कार्बन पे, ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कार्बन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इस इन्वर्जन को हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है एट कार्बन अंडर अटैक। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उस कार्बन पे इन्वर्जन हो रहा है, ये याद रखना है। अगर दूसरे कार्बन पे अटैक हो रहा है तो फिर वहां पे इन्वर्जन नहीं होगा। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है अगर वो कायरल कार्बन है तो फिर आप इन्वर्जन ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे मानो कि ऐसा कोई हेलाइड है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन हमने SH माइनस के साथ करवा दी। अब क्योंकि Br इसमें बाहर लगा हुआ है, ये लेट से एनांशियोमेरिकली प्योर है, तो जो SH लगेगा वो इसमें अंदर की तरफ लग जाएगा। तो इन्वर्जन हो रही है कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि इसी कार्बन पे अटैक हो रहा था। वही अगर कायरल सेंटर कहीं और है, जैसे मानो कि यहाँ पे कायरल सेंटर है, मिथाइल लगा हुआ है इधर, और रिएक्शन अगर इस कार्बन पे हो रही है SH माइनस के साथ, तो फिर यहाँ पे क्योंकि उस कार्बन पे रिएक्शन ही नहीं हुई है, तो फिर ऐसे केस में हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे मिथाइल बाहर था तो इधर भी बाहर ही रहेगा, यहाँ पे SH जुड़ जाएगा बस। तो यहाँ पे तो इस कार्बन पे तो रिटेंशन ही है, तो हम इस कार्बन की बात नहीं कर रहे, हम किस कार्बन की बात कर रहे हैं, जिस पे SN2 रिएक्शन हो रही है। तो 2 डिग्री के साथ हम SN2 रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन 3 डिग्री के साथ फिर हम लगभग 3 डिग्री के साथ तुम कह सकते हो कि SN2 रिएक्शंस नहीं होंगी। अभी हमने देखा कि रिएक्शन इतनी स्लो हो जाती है 3 डिग्री हैलाइड्स में, अटैक इतना डिफिकल्ट रहता है कि यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी, और स्लो होने के कारण लगभग रिएक्शन नहीं ही होती है। तो ये कुछ जनरल बात थी। अगर हम यहाँ पे हैलाइड्स की बात करें कि भाई क्लोराइड फास्ट रिएक्शन करेगा या ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी या तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ से देख लो, और या फिर आप ये सोच सकते हो कि कौन सा निकलने के बाद कौन सा स्टेबल है, I माइनस, Br माइनस या Cl माइनस। तो आप ये देखो कि वो कैसे बेसेस हैं। I माइनस सबसे वीक बेस है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो I माइनस का निकलना सबसे ज़्यादा आसान है। तो जो रेट होती है रिएक्शन की, जो आयोडाइड्स होते हैं, रेट ऑफ SN2, इनफैक्ट SN2 या फिर SN1 दोनों के अंदर ही रेट ऑफ SN2 और SN1 आयोडाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स। फ्लोराइड के साथ जनरली हम SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन नहीं करवाते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। आप लिखोगे तो फिर लिख सकते हो कि इससे कम रिएक्टिव होते हैं फ्लोराइड्स। तो ये कुछ स्टीरियोकेमिकल डिटेल्स थे SN2 रिएक्शन की, जो कि हमने NCERT से लिया हुआ है। OH माइनस जैसे यहाँ पे बैक साइड अटैक कर रहा था, जैसा अभी हमने SN2 रिएक्शन में देखा कि HCl यहाँ से डिपार्ट कर रहा है, ये एक ऐसा ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बाद फिर ये जो तीनों ग्रुप्स हैं
ये तीनों ग्रुप्स इधर डिपार्ट कर जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये तो डिटेल्स ऑफ SN2 रिएक्शंस थी। अब हम डिटेल्स ऑफ SN1 रिएक्शन पे आते हैं। SN1 रिएक्शंस में अभी हमने देखा कि जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लेता हूँ। SN1 रिएक्शंस में हमने देखा कि रिएक्शन में सबसे पहले जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट करता है। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, सबसे पहले लिविंग ग्रुप डिपार्ट करता है और रिएक्शन में उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। जैसे आपको याद है, मैं एक बार आपको रिविजिट करवाता हूँ। ये देखा था हमने SN1 रिएक्शंस में जो लिविंग ग्रुप था, ये स्टेप 1 के अंदर लिविंग ग्रुप सबसे पहले यहाँ से डिपार्ट कर रहा था और उसके बाद जो स्टेप 2 है, इस स्टेप 2 में फिर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है। 2 स्टेप की रिएक्शन होती है और अगर हम स्लो स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप स्लो है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन को बनाना डिफिकल्ट है, तो पहला स्टेप स्लो है। और रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, जो RDS है वो यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए हम इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। रेट केवल इस पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक टर्शरी ब्यूटाइल लिया हमने, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ पे या H2O के साथ या फिर OH माइनस के साथ मान लो, इसकी जगह पे ये OH लग रहा है। मैकेनिज्म अगर हम देखें, अभी लेट से हमें पता है कि रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, तो स्टेप 1 हम लिखेंगे जिसमें कि इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से डिपार्ट करेंगे। तो लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाया हमने पहले, ये कार्बोकैटायन बनेगा, Br माइनस बन गया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रही है। फिर स्टेप 2 में जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, वो OH माइनस इस पे अटैक करता है और फिर ये यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, साथ में Br, साथ में कुछ नहीं। तो ये स्लो स्टेप है यहाँ पे। ये है स्लो स्टेप और इसे ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर हम रेट लॉ लिखें तो जो रेट है इस रिएक्शन की, दिस इज K इंटू टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन। इस रिएक्शन की रेट क्या है? K इंटू टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। न्यूक्लियोफाइल जब इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेकर क्या करना है, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जैसे हमने OH माइनस लिया है, OH माइनस की जगह पे अगर हम कोई नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, अगर हमें OH ही लगाना है तो हमें OH माइनस की जरूरत नहीं थी। अगर हम रिएक्शन को H2O में करवाते तो H2O में भी जो रिएक्शन है वो यही रेट से हो जाती। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं है, रेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है और हम अगर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी लेते हैं तो भी काम करेगा, है ना। मतलब अगर हम रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में अगर OH माइनस की जगह पे H2O ले लेते तो भी रिएक्शन हो जाती। इनफैक्ट उसमें ये फायदा रहता कि जब H2O में रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले Br यहाँ से डिपार्ट हो रहा है और ये बन रहा है कार्बोकैटायन, ये स्टेप 1 है। फिर H2O इस पे अटैक कर रहा है स्टेप 2 में और ये बन जाएगा OH2 प्लस। बाद में फिर एक H प्लस यहाँ से हट जाएगा, माइनस H प्लस लिख रहे हैं। दूसरा जो H2O का मॉलिक्यूल है वो इस H प्लस को यहाँ से लेकर जा सकता है और इससे भी सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, OH ही बन रहा है। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल इसके पहले वाले रिएक्शन में भी बन रहा था और इसमें भी बन रहा है,
तो फिर आप खुद ही सोचो कि जब OH माइनस लेने से रेट, दोनों रिएक्शन की रेट बराबर है, इस रिएक्शन की भी और इसके पहले वाले रिएक्शन की भी, तो ऐसे केस में OH माइनस क्यों लेंगे हम? OH माइनस लेके हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे रिएजेंट्स वेस्ट होंगे, और साथ ही रिएक्शन में कोई बाई प्रोडक्ट्स बनने का चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्शन में कॉम्पीटिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस होने लग जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। बट यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि इस रिएक्शन में बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं है, रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम सबस्ट्रेट के बारे में देखें, और वो भी क्योंकि इंटरमीडिएट्स कैसे बन रहे हैं, कार्बोकटायंस बन रहे हैं, किस केस में कार्बोकटायन का बनना सबसे आसान होगा, अगर ये सोचो आप, जैसे ये है, मानो कि एक डिफरेंट रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करें, ये रिएक्शन 1 अगर हम ले रहे हैं, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसके साथ इसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H2O के साथ, इस रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस भी कहते हैं या हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में जो हैलाइड है उसको ब्रेक कर दिया है, या फिर सॉल्वोलाइसिस कहते हैं, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक कर दिया, लाइसिस हो गई है, तो उसे सॉल्वोलाइसिस भी कहते हैं। जनरली यहाँ पे SN1 रिएक्शन के अंदर सॉल्वोलाइसिस कहते हैं, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स के साथ ही करना बेटर रहता है, और वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे H2O है या MEOH, ETOH है, यही सब रिएजेंट्स हम SN1 रिएक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे हमने H2O लिखा है, अगर ये दूसरा रिएक्शन देखें, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन 3 में नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा रहे हैं। इन तीनों के अंदर ही जो इंटरमीडिएट बनेगा, सबसे पहले वो इंटरमीडिएट बनेगा कटायन। अगर SN1 रिएक्शंस तीनों हैं, तो तीनों के अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो है ये कटायन। अब खुद ही सोचो कि कौन से केस में कार्बोकटायन आसानी से फॉर्म हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली जो 3 डिग्री कार्बोकटायंस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर 3-3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये इस कार्बोकटायन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन 3 डिग्री कार्बोकटायंस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम इस रिएक्शन में रेट की बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस हैं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस। क्योंकि इसमें कार्बोकटायंस फॉर्म हो रहे हैं, एंड देयरफॉर जो रेट है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा उसके साथ SN1 की रेट सबसे फास्ट होती है। जो 3 डिग्री हैलाइड्स हैं ये सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं दैन 2 डिग्री हैलाइड्स, दैन 1 डिग्री हैलाइड, दैन मिथाइल हैलाइड। तो बिल्कुल ऑपोजिट है SN2 में। SN2 में क्या था? SN2 में मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन कर रहा था। SN2 रिएक्शंस किससे गाइड हो रहे थे? जो SN2 रिएक्शंस थे, रेट ऑफ SN2 reactions are guided by steric hindrance. स्टेरिक हिंड्रेंस उनको गाइड कर रहा है। हमने देखा कि रिएक्शन बैक साइड हो रही थी SN2 के अंदर, तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस था उतनी स्लो रिएक्शन हो रही थी। तो वहाँ पे जो रेट था 3 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस थी, तो 3 डिग्री हैलाइड जो थे वो सबसे लेस रिएक्टिव थे। ये रेट ऑफ SN2 है, ये रेट ऑफ SN1 है। देन 2 डिग्री हैलाइड उससे फास्ट रिएक्शन करता है, देन 1 डिग्री हैलाइड, देन मिथाइल हैलाइड। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर है कि किस तरह के हैलाइड्स लेना सही है।
अगर SN2 रिएक्शन करवानी है तो फिर मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री हैलाइड, देन 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री दोनों के साथ ही लगभग वीक वे में रिएक्शन करता है। अगर सोचो तो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, दोनों तरफ ही रिएक्शन वीकली होती है। अगर SN1 के स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, जैसे हमने SN2 में देखा कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर SN1 की बात करें तो SN1 के अंदर जो रिएक्शन है, जैसे मानो कि ये R1 R2 R3 ये कोई हैलाइड है, X है, इधर R1 है, एक R2 है और R3 है, तो हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप में X यहाँ से डिपार्ट कर जाता है। जब ये X यहाँ से डिपार्ट करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर ये प्लेनर हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये R2 और R3 तीनों इधर ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है और इस 2p ऑर्बिटल पे वेकेंट 2p ऑर्बिटल है। इस वेकेंट 2p ऑर्बिटल पे जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, जिधर X लगा हुआ था उस तरफ से अटैक कर सकता है, और या फिर बैक साइड भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे केस में दो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। अगर तीनों डिफरेंट है, अगर ये कायरल है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से जुड़ सकता है। ये R1 R2 R3 जिधर थे उधर वापस आ गए। इसे हम कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। और या फिर न्यूक्लियोफाइल नीचे की तरफ से जुड़ सकता है। तो ये जो तीनों ग्रुप्स थे R1 R2 R3 ये ऊपर चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो दो दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बन सकता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन सकता है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर आप यहाँ पे मिरर रख दो तो आपको ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखाई देंगे। मिरर इमेजेस हैं अगर एक दूसरे के, जैसे न्यूक्लियोफाइल उसका मिरर इमेज इधर न्यूक्लियोफाइल है, R1 का R1 नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो मिरर इमेजेस हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स, एंड इफ दे आर कायरल देन दिस इज कॉल्ड दे आर एक तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में लगभग बन रहे हैं, ये भी लगभग 50% बन रहा है और ये भी लगभग 50% बन रहा है। ऐसा मिक्सचर जिसमें कि रेसमिक, ऐसे मिक्सचर जिसमें कि एनांशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर हो, इस तरह के मिक्सचर्स को हम रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है दिस इज अ रेसेमिक मिक्सचर। अगर R1 R2 R3 तीनों अलग अलग हैं तो फिर ये रेसेमिक मिक्सचर है। रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसेमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स। equimolar mixture of enantiomers is racemic mixture। तो हम कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शंस में goes with racemization, मतलब इसमें 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। SN2 रिएक्शंस में क्या हो रहा था? 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट्स बन रहा था, लेकिन यहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं। और रेसेमिक मिक्सचर जो होता है, रेसेमिक मिक्सचर की अल्फा अगर हम देखें, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये होती है 0, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव सैंपल होता है रेसेमिक मिक्सचर। मतलब अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो एक एनांशियोमर उसको 50% अगर राइट घुमा रहा है तो दूसरा उसको 50% लेफ्ट घुमाकर और फिर कैंसल आउट कर देता है रोटेशन को। तो SN2 रिएक्शंस में इन्वर्जन होती है, SN1 रिएक्शंस में रेसमाइजेशन होती है। और उस पर भी अगर सोचो कि किस तरफ रिएक्शन ज़्यादा हो रही होगी, अगर कोई केस ऐसा आ जाता है कि रिटेंशन और इन्वर्जन में से कौन सा ज़्यादा हो सकता है, अगर ये पूछे तो ये X जब निकला है तो ये X इधर ही प्रेजेंट है एक्चुअली। अभी फॉर शॉर्ट टाइम ये जो X है ये इधर ही प्रेजेंट है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि किस तरफ से अटैक होना मुश्किल है। ऑब्वियसली ये जो फ्रंट साइड अटैक है ये होना मुश्किल है, तो रिटेंशन कम बनेगा। बैक साइड ज़्यादा हो रहा है तो बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बनता है देन रिटेंशन प्रोडक्ट। इन मेनी केसेस
या इन मोस्ट केसेस कह सकते हो। लेकिन अगर हम एक थ्योरेटिकल आंसर करें तो हम थ्योरेटिकली ये कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शंस है उनके अंदर रेसिमाइजेशन होती है। ठीक है, एक जनरल हम कंपैरिजन देख लेते हैं। तो अब हम इन डिटेल्स को, जब हमने एक जगह पे सबको समराइज कर दिया है SN1 और SN2 को। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, SN1 के अंदर 2 स्टेप और 2 से ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं। RDS बाईमॉलिक्यूलर होता है और इधर RDS यूनिमॉलिक्यूलर होता है, इसीलिए उसको हम SN2 कहते हैं। दिस 2 स्टैंड्स फॉर बाईमॉलिक्यूलर, दिस 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। रेट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। हमने देखा कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो फिर रेट डिक्रीज होता है, और इधर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे SN1 रिएक्शन में डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हैज द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इन्वर्जन होती है, और वो इन्वर्जन कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? जब वो कायरल हो। और इन्वर्जन कहाँ पे होती है? जिस कार्बन पे अटैक हो रहा होता है, जिस कार्बन पे SN2 रिएक्शन होती है उस पे इन्वर्जन होती है, दूसरे कार्बन पे नहीं होती। और इधर SN1 के अंदर रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, एंड देयरफॉर हम कहते हैं कि रेसिमाइजेशन हो रहा है। लीविंग ग्रुप एबिलिटी मैंने बताया दोनों में सेम है। I- सबसे आसानी से लीव कर सकता है, तो Ri जो है अल्काइल आयोडाइड्स वो सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स, देन फ्लोराइड्स। हेलाइड्स, यहाँ पे मिथाइल हेलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और इधर 3 डिग्री हेलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अच्छा, अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो फिर ऐसे केस में रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होगा, लेकिन SN1 रिएक्शन के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये NCERT की टेबल हमने ले रखी है, जिसमें कि डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ ये रिएक्शन करवाई हुई है। RX के साथ जैसे OH- है तो OH-, अब जैसे मानो कि RBr है, अगर हम इन रिएक्शंस को लिखें तो इस RBr के साथ अगर OH- रिएक्शन कर रहा है, लेट्स से SN2 या SN1 कुछ भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा वो कि ये R ग्रुप कैसा है, तो ये ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O के साथ रिएक्शन होगी, अल्कोहल बन जाएगा, ईथर फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे मानो कि अगर हम 1 डिग्री हेलाइड लेते हैं, तो 1 डिग्री हेलाइड के साथ अगर ETO- ले रहे हैं तो इसके साथ ये ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से ईथर्स बन सकते हैं, अल्कोहल्स बन सकते हैं। NaI एल्काइल आयोडाइड, जो हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहाँ पे भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। NH3 के साथ रिएक्शन हो सकती है, मतलब कोई ये जैसे मानो कि CH3Br है और इसके साथ हमने NH3 लिया है, तो NH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, Br- यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाता है NH3 एंड CH3, NH3 प्लस Br-। बाद में कोई बेस लेकर और इस NH3 से एक H+ हटा देते हैं, तो ये NH2CH3 बन जाएगा। तो अमाइन फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाएगी। तो NH3 ले रहे हैं तो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, R-NH2 ले रहे हैं सेकेंडरी अमाइन, एंड अगर R2NH या फिर ये ले रहे हैं तो टर्शरी अमाइन भी बन जाएगा। KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं अगर यहाँ पे, तो CN- अटैक करेगा, और CN- अटैक करता है, CH3Br है तो CN- अटैक करेगा, तो ऐसे केस में साइनाइड बन जाएगा, ये बन गया CH3CN। और यही अगर AgCN ले रहे हैं, AgCN के साथ AgCN Ag+ और CN- में डिसोशिएट नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज होती है, जैसे AgCN अगर हमने रखा है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये रिएक्शंस कई बार पूछते भी रहते हैं कि AgCN के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है, तो 1-2 स्टेप के बाद ये इधर से CH3 और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, CH3NC बन जाएगा ये। तो जब AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है तो NC बन रहा है, मतलब आइसोसाइनाइड बन रहा है या फिर आइसोनाइट्राइल बन रहा है। वही जब KNO2 और AgNO2 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। जब KNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी RBr है मानो, KNO2 इज K+ एंड NO2-, तो NO2- जब है तो वो ऐसा है, ये O- इस पे अटैक करता है, Br डिस्प्लेस हो जाएगा,
इससे RONO बन जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है। और यही अगर AgNO2 रहता है तो AgNO2 में ये हमें अगेन इसे डिसोशिएट नहीं करना है, जैसे AgCN में हम डिसोशिएट नहीं कर रहे थे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका लोन पेयर अटैक करेगा, तो ये RNO2 बनेगा आगे। फिर Ag+ और Br- यहाँ से बाहर निकल गए, AgBr प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसमें नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट हो रही है। सिंपली जब KNO2 ले रहे थे तो ऑक्सीजन की तरफ से अटैचमेंट हो रही थी, और जब AgNO2 ले रहे हैं तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैचमेंट हो रही है, नाइट्रो एल्केन बन रहा है और इसमें बन रहा है अल्काइल नाइट्राइट। RCO2- ले रहे हैं तो एस्टर बन जाएगा, LiLH4 के साथ H- समझ जो तो अटैक कर रहा है, उससे एल्केन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एंड R-R- है, इसे R- लिख सकते हो, या इस M+ को इग्नोर करना अभी, M+R- है तो R- अटैक करेगा, तो इससे R लग जाएगा, दिस एल्केन बन जाएगा। कुछ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि हमने CN- के साथ देखा, इधर कार्बन अटैक कर रहा था और इधर नाइट्रोजन अटैक कर रहा था, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जहाँ पे दो दो स्पीसीज रहती हैं अटैक करने के लिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि SN1 SN2 से रिलेटेड आए हुए हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चंस आसान रहते हैं काफ़ी, जैसे मैंने बताया। जैसे नीट 22 का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड SN2 रिएक्शन। आप रिकॉल करो फटाफट कि SN2 में 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन करता है या 3 डिग्री। तो रिकॉल करोगे तो आप देखोगे कि जो 1 डिग्री हेलाइड्स होते हैं वो फास्टर करते हैं देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो ऐसे केस में आप फिर ये देखोगे कि इसमें CH3 ग्रुप्स जो हैं वो पास लगे हुए हैं। जैसे 1 का अगर मैं एक बॉन्ड लाइन बनाता हूँ, 4 कार्बन, उसके बाद Cl है, और ये जो थर्ड है, थर्ड के अंदर Cl है और यहाँ पे एक और ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केस में क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा आ रहा है तो फिर थर्ड कम रिएक्टिव होगा देन फर्स्ट। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है देन थर्ड, और ये तो 3 डिग्री हेलाइड है तो फोर्थ सबसे कम हो जाएगा, और ये 2 डिग्री हेलाइड है। तो मेन जो कंपटीशन थी वो 1 और 3 में थी, बाकी फोर्थ और सेकंड तो क्लियर ही है क्योंकि 1 डिग्री, ये दोनों 1 डिग्री हैं, फिर ये 2 डिग्री है और फिर ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री हेलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करते हैं, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन 22 का, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ एलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अभी हमने देखा कि जिस कार्बन पे अटैक होता है उस पर इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। एनांशोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एनांशोमर्स जो होते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो फिर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सी को अगर हम देखें, अ रेसिमिक मिक्सचर शोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे मैंने बताया कि रेसिमिक मिक्सचर जो है उसके अंदर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशोमर्स होता है, तो फिर वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। एंड SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनांशोमर्स, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, तो दोनों ही बनते हैं, तो ये भी सही है। तो बी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, अगर SN1 रिएक्शन हो रही है कायरल सेंटर पे तो 100% रेसिमाइजेशन, आइडियल सिचुएशन में तो 100% रेसिमाइजेशन हो जाएगी। अगर कोई और ऑप्शन नहीं रहता तो इसके साथ जाते, बाकी देखते हैं। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि इन्वर्जन जो है वो ज़्यादा होती है। बताया था कि जो लिविंग ग्रुप है वो थोड़ी देर उधर प्रेजेंट रहता है और उसके बाद फिर इन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है, बैक साइड अटैक रिलेटिवली आसान रहता है। 100% रिटेंशन गलत, 100% इन्वर्जन गलत। ये दोनों बेटर, ये दोनों सही ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन इज बी। 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेस। तो
रेसिमाइजेशन किस में होगी? तो रेसिमाइजेशन सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कायरल सेंटर कहाँ पे है। यहाँ पे अगर OH लगता है तो यहाँ पे तो कोई रेसिमाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में ये तो कायरल सेंटर ही नहीं है। अगर इस Cl की जगह पे OH लग जाए तो रेसिमिक तो नहीं बनेगा। यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, बस फोर्थ के अंदर ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी तो फिर ये रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो D इज द करेक्ट चॉइस। एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शंस दिस एंड दिस, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली। तो दोनों रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और SN1 के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो CH2Br है ये तो रिप्लेस कर रहा है, HBr बन रहा है। सेकेंड रिएक्शन तो SN2 से हो रही है ना, इस रिएक्शन में SN2 हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, आप सोचो फटाफट कि फर्स्ट रिएक्शन में हमें क्या आंसर करना चाहिए। तो रिएक्शन में अगर हम देखें फर्स्ट वाली रिएक्शन में सेम ही जगह पे प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पे Br रिप्लेस हो रहा था। ये तो क्लियर है कि A या C, अच्छा ये नीट का क्वेश्चन है नहीं, मेरे ख्याल से JEE मेन का क्वेश्चन है, बट एनीवे अगर हम देखें यहाँ पे तो C2H5OH इस कार्बन पे अटैक करके और उसको रिप्लेस कर रहा है। अगर ये SN1 रिएक्शन होती तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता और फिर कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता था, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखो ये कुछ ऐसा कंपाउंड है, ये Br है ऐसा। अगर यहाँ से हम SN1 के बारे में सोचें, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एक तो बनाते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्रेट शिफ्ट एंड देयरफॉर BrOC2H5 यहाँ पे लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन है। इसका मतलब है कि ये SN1 से नहीं होगी रिएक्शन, तो फिर जो करेक्ट चॉइस हो जाएगा वो SN2 एंड SN2 ही हो जाएगा। तो ये हम एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है, H और OH जो है वो ऐड हो रहा है, तो ये तो गलत है। सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि वहाँ पे कोई ग्रुप रिप्लेस कर रहा होगा। अगर इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे इस Br की जगह पे NH2 आ रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है, एंड देयरफॉर ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। D वाले में CN माइनस अटैक करता है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसके अंदर। और यहाँ पे भी एडिशन है और यहाँ पे भी एडिशन है, तो सब्स्टिट्यूशन बस एक ही जगह पे है और वो ये थर्ड ऑप्शन के अंदर है। तो ये हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं और SN1 SN2 के डिटेल्स, वो जो हमने स्पेशली जो कैरेक्टराइजेशन कर रखा है, जो डिफरेंस बना रखा है SN1 और SN2 की जो टेबल है, उसको आप अच्छे से बनाना, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह में भी ये सब पूछ सकते हैं और नीट में तो अक्सर हमने देखा पूछते रहते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशंस पढ़ेंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।